डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को। और तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है और थर्ड चैप्टर का जो बेसिक है, जो मतलब जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बेसिक मीन्स कि जिसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, वो सारा हम आज इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां से सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो ये तो एक नंबर है जिसका मतलब है कि कोई चीज दो होगी, और वो कौन दो होगी, चर। लेकिन चर क्या होते हैं, तो सिंपल है, आप चर को समझ ले कि चर क्या होते हैं। तो चर ऐसे मतलब बीजीय राशि है ना, ऐसी बीजीय राशि है या ऐसी भौतिक राशि है जिसका कि मान गणितीय व्यंजकों के दौरान बदलते रहता है ना। देखिए, जैसा क्या होता है कि मैंने ये लिखा x + 2 = 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे -2 आ गई, आपको दिखाई दे रही है। अगर मैंने यहीं पर अगर लिखा होता x - 2, तो अगला आंसर हमारा क्या आता, x = 2। तो -2 और 2 में ही तो बहुत डिफरेंस है ना, बहुत अंतर है इन दोनों में। या x + 10 = 0 हो तो x क्या निकलेगा, -10 आएगा ना। तो ये क्या है, देखिए यहाँ x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -10 है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसका कि अगर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाए उसके ऊपर, तो वो क्या करेगी, उसके मान बदलते जाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे प्लस था तो -2 आया, या माइनस है तो +2 आया। तो ये जो मान बदलते रहते हैं वो किसके बदलते हैं, सिर्फ चर के बदलते हैं। किसके बदलते हैं, चर के। अचर राशि स्थिर रहती है ना। चर मतलब जो चल पड़ा, और चल के किधर भी जा सकता है ना, जिस भी साइड जाना है उस साइड जा सकता है। तो चर के बारे में आपको ऐसे याद रखना है, वाले का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है। और रही बात रैखिक की, तो रैखिक जो होता है, रैखिक का मतलब होता है किसी की घात 1 होना। रैखिक मतलब क्या होता है, घात का 1 होना। घात का 1 होना ही रैखिक कहलाता है। मतलब उसकी घातें कितनी होगी, 1 होगी। समीकरण किसको बोलते हैं, अब हम समीकरण की बात करेंगे। समीकरण की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होती है, परंतु अगर हम बात करें तो समीकरण मतलब क्या होता है, दो पक्ष। समीकरण का मतलब क्या होता है, दो पक्ष, और दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो, तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ है, तो ये एक समीकरण है, ये कौन है, समीकरण है। और इसको इक्वल करने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, x की। और x की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो अगर मैं यहां पर 2 रख दूं तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए, है ना बराबर। तो समीकरण मतलब क्या होता है, ऐसी बीजीय व्यंजकों की व्यवस्था जिसमें दो पक्ष हो और बीच में समता या इक्वलिटी का साइन प्रयोग किया गया हो। मतलब बीच में समता का चिन्ह या बराबर, जिसको हम नॉर्मली बराबर का चिन्ह कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया हो, तो उसको ही हम समीकरण कहते हैं। मतलब बीजीय व्यंजक की ऐसी व्यवस्था जिसमें कि दो पक्ष हो और उन दोनों पक्ष के मध्य में समता के चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो वो समीकरण कहलाता है। तो यहां पर समीकरण हो गया। अब बात करें युग्म की, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। कोई भी जोड़ा समझ लो आप। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। चाहे फिर वो शादी का जोड़ा हो, चाहे वो शूज का जोड़ा हो, है ना, जूतों का जोड़ा हो, तो उसका मतलब होता है जोड़ा। तो ये बात मेरे ख्याल से चैप्टर का मतलब समझ में आया होगा कि इसमें क्या पढ़ना है हमको इसमें ऐसा कुछ पढ़ना है कि जिसमें समीकरण होंगे और उनके युग्म होंगे। समीकरण के क्या होंगे, युग्म होंगे। लेकिन वो समीकरण की घातें कितनी होगी, 1 होगी। और उसमें कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। 2 चर मतलब कि a भी हो सकते हैं, x y हो सकता है, p q हो सकता है ना, और s t हो सकता है। तो ये सारे 2 चर हो सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद में इसके आगे हम बढ़ते हैं, है ना। इसके आगे और हमारे पास में क्या है तो वो देखेंगे हम, है ना। यहाँ पर आपको समझाने के लिए, उन्होंने समीकरण को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके दे करके रखे। यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है जहां से कि ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है ना, पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ से बिल्कुल ही बनती है। क्या है, देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। क्या नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरणों का असंगत हल या असंगत युग्म कहलाता है। भैया ये बात को नोट कर लो आप लोग, है ना। इस बात को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है कि जिसका कोई हल नहीं होता वो रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। और एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका क्या होता है,
हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है ना, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद में और आगे क्या कह रहा है कि एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है वो कि एक समीकरण का युग्म है, समीकरण का युग्म मैं यहां पर एक आपको लिख के बताता हूं, यहां लिख देता हूं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये एक समीकरण युग्म है और इसे ही हम मानक समीकरण युग्म कहते हैं, मानक रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मानक रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अनेक हल का मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत हल आएंगे उसके, एक उत्तर नहीं होगा, दो नहीं होंगे, है ना, कितने भी हो सकते हैं उसके हल, कितने भी उत्तर आ सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनेक हल। तो इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। इसको कैसा युग्म कहते हैं? आश्रित, मतलब वो डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? अगर मान लो जैसे यहीं पर बात करते हैं इन दोनों की, अगर यहां पर हमने 2 ले लिया और यहां पर क्या ले लिया 4, तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम लेना है तो यहां पर अगर आपने फिर 4 ले लिया तो यहां आपको 8 लेना होगा। तो ये आश्रित है। कैसे आश्रित है? देखो 2 दूनी 4 होता है तो 4 दूनी भी 8 होगा, है ना, 2 का इसमें क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, तो आश्रित होते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि कब असंगत होगा, कब असंगत होगा, कब संगत होगा और कब आश्रित होगा। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा, मतलब ये समीकरण हल को आप इसको हल करने बैठोगे लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं निकलेगा, तो उसको बोलते हैं कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा, तो तब उसको हम असंगत कहेंगे। इन दोनों को, कि ये दोनों एक दूसरे के संगत नहीं है ना, साथ में नहीं चलने वाले ये, है ना, क्योंकि वो उनके हल ही नहीं निकलने वाले। इसके बाद में अगर किसी के हल निकल रहे हैं तो वो कैसे संगत है, और जिसके हल बहुत निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आश्रित युग्म। क्या कहेंगे उसको? आश्रित, कि इसके ऊपर ये डिपेंड है या इसके ऊपर ये डिपेंड है, तो वो आश्रित कहलाएगा। तो ये बात है। अब यहां पर, यहां से जो हमारे पास में 3 पॉइंट निकल करके आते हैं जिनको कि आपको नोट करना होगा, वे 3 पॉइंट रहेंगे और यहीं से आपको क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिशत कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है और इसको ही हम कहते हैं संगत भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संगत हल भी कहते हैं। और इसको मैं बता दूं कि रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती है। एक के हल कुछ ऐसे निकले, दूसरे के हल कुछ ऐसे निकले, है ना। तो ये क्या हो गया? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। मान लो यहां से ये रेखा है, ये एक से ये कोई रेखा जा रही है और ये वाई डेज जा रही है, तो ये एक दूसरे को कहां पर काट रही? एक बिंदु पर काट रही, तो एक ही हल होगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि एक मोटरसाइकिल इधर से जा रही थी, एक मोटरसाइकिल ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, दोनों हो गई, टकरा गई, लेकिन उनको लगा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा है, तो उनके बीच में लड़ाई हो गई। अब उनके बीच में लड़ाई हो गई तो यहां पर जो दूसरे लोग थे, अरे बोले कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको समझा करके एक हल निकाल दिया। अब इसके बाद में ये गाड़ी वाला यहां से सीधा निकल लिया और ये गाड़ी वाला यहां से सीधा निकल लिया, अब ये कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो एक ही हल निकलेगा, एक ही बार लड़ाई हुई उनकी, एक ही हल निकलेगा। वहीं पर बात करेंगे रेखा समांतर हो, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता और वो असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे। इस केस में क्या होता? देखो ये मोटरसाइकिल यहां से निकली सीधी सीधी और एक मोटरसाइकिल यहां सीधी सीधी निकल गई। अब ये दोनों आगे कितनी ही चली जाए कभी मिलेगी ही नहीं। जब वो दोनों मिलेगी नहीं, उनके बीच में कोई टक्कर नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, तो कोई हल भी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही ना? कोई हल निकलने की संभावना ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है, वो टकरा ही नहीं रही एक दूसरे से, तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं निकलता। तीसरा प्रकार होता है ना, तीसरा प्रकार अभी हमारे पास में है, और तीसरे प्रकार में क्या होगा कि ये रेखा रहेगी और इसी के ऊपर से अगली एक रेखा चली जाएगी, है ना। अगर ऐसे समझने के लिए अगर मैं बोलूं, तो सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं। एक मोटरसाइकिल पे क्या हुआ कि 2 हस्बैंड वाइफ बैठ गए, ठीक है, और बस फिर अब समझ जाओ क्या क्या हो रहा होगा। हर पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? हर बार उनकी बातों बातों में लड़ाई हो रही होगी और हर बार सॉल्यूशन निकल रहा होगा, क्योंकि साथ में तो रहना उनको, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अब दोनों अलग अलग है बट दोनों साथ में है, ठीक है। हर बार उनकी लड़ाई होगी लेकिन हर बार सॉल्यूशन निकलेगा। तो अनंत लड़ाइयां होगी उनके जीवन में, तो अनंत हल भी होंगे उनके। तो ये होता है किसमें? जब रेखाएं संपाती होती है। जब रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है, और इनका हम आश्रित हल भी कहते हैं। इसको कैसा हल कहते हैं हम लोग?
आश्रित हल भी कहते हैं, तो आश्रित हल भी होगा। तो ये बातें थी जो आपको नोट करनी थी और उनको याद रखना था। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में सारणी है और इस सारणी को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव आने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस सारणी को देखिए, यहां पर क्या है, दो समीकरण आपको देकर के रखे हैं, है ना। ये समीकरण है, इस समीकरण में a1 अपॉन a2 मतलब इसके सामने वाला ये a1 कहलाएगा, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या 1 है। यहां पर a2 के प्लेस पर कौन है, 3 है, तो देखो 1 अपॉन में 3 है। फिर यहाँ पे -2 अपॉन में 4 है, कौन, b1 अपॉन में b2, इसको हम b1 बोलेंगे, इसको हम b2 बोलेंगे, तो -2 अपॉन 4 हो गया। और यहाँ पर अपने पास में c1 अपॉन में c2 क्या हो जा रहा है, देखो, तो c1 तो यहाँ पर है नहीं तो वो 0 हो गया, और c2 कितना है, -2 है, तो ये -20 हो गया। अब देखो 1 अपॉन 3 और -2 अपॉन 4 ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं है, कि है बराबर, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो इस स्थिति में एक ही हल होता, सिर्फ एक ही हल होगा, है ना। और उसी को हम बोलते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और कितने हल होंगे, एक हल होगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे, प्रश्न में ये आएगा आपको तो आपका आंसर ये या ये होगा कि रेखाएं कैसी होती है तो प्रतिच्छेद होती है, या हल कैसा होता है तो एक होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब यहां देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इनसे इन भी कट गया, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर है। तो ऐसे केस में इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, इनफाइनाइट हल निकलेंगे। तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती, और उसकी कंडीशन जो होगी वो ये होगी। और हल कितने निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड वाली कंडीशन में, तो देखो यहां पर कुछ नहीं तो एक है, 1/2 हो गया ये, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये भी आ गया, लेकिन 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया। तो क्या निकला, 1/2 यहां से बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 1/3 के, बराबर नहीं है। तो पहली वाली बार में तो बराबर है, लेकिन दूसरी वाली बार में बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है, उसकी कंडीशन ये होती है, रेखा समांतर कहलाती है, और उसका कोई हल नहीं निकलता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं उसका कोई हल। तो आपको ये 3 कॉलम आपको अच्छे से समझ लेने हैं, है ना। अगर ये समझ में आ जाते हैं तो यहां से जो आने वाला ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से बनेगा ही बनेगा, है ना। और यहीं तक आपको इसमें समझना था, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, और इसको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आई होप कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आसानी से बन जाएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।